आप सभी का इस दूसरे लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन तक देखी थी और लास्ट में हमने ये देखा था कि हम फंक्शन को एक मशीन की तरह देख सकते हैं। जैसे मशीन में एक इनपुट और वहाँ से एक आउटपुट निकलता है, वैसे ही फंक्शन को एक इनपुट देना होता है जो डोमेन में आ गया, और जो आउटपुट आ गई वो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। जैसे एक्स पे वैल्यू जो एफ एक्स आएगी उसे एफ एक्स को कहेंगे हम। एक्स तो इनपुट है, एफ एक्स आउटपुट है, तो एफ एक्स को कह सकते हैं हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एफ। एक डेफिनेशन मैं और बता रहा हूँ आपको। इन्वर्स इमेज और डायरेक्ट इमेज क्या होता है। मान के चलिए फंक्शन तो डिफाइंड है ए से बी में, ई कोई सबसेट है या इक्वल भी हो सकता है ए के, देन द डायरेक्ट इमेज of E under F is the subset FE। FE किसका सबसेट होगा? B का। कैसे डिफाइन होगा? गिवन बाय FE। इसे हम लिखते हैं FE। E की जो पूरी इमेज है E की, उसको नोटेशन में हम FE लिखते हैं, और सिंपली इसका मतलब होगा FX सच दैट X बिलोंगिंग टू स्मॉल ई। और ऐसे इन्वर्स इमेज ले सकते हैं आप। इफ मान के चलिए H इज ए सबसेट ऑफ B, तो इसकी इन्वर्स इमेज, देन द इन्वर्स इमेज ऑफ H अंडर F, उसको हम लिखते हैं इज द सबसेट। इसको लिखते हैं हम F और ऐसे इन्वर्स H कर लेते हैं। कौन सा सबसेट होगा? F इन्वर्स H का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट X बिलोंगिंग टू A, क्योंकि फंक्शन हम कहाँ लेते हैं? ए से बी में फंक्शन लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा इस कैपिटल ए से कैपिटल बी में फंक्शन लेंगे, सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एच। ये सच दैट है, मतलब वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज एच के अंदर है वो एच की इन्वर्स इमेज होते हैं। एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक क्विक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डोमेन भी वही ले रहा हूँ, रियल नंबर, रेंज भी ले रहा हूँ मैं रियल नंबर, लेकिन जो मेरा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। अब जो सेट है ले रहा हूँ मैं कैपिटल ई, वो सेट ले रहा हूँ मैं सारे रियल नंबर सच दैट जो 0 से और 4 के बीच में है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0-4 में जो बिलोंग करते हैं। तो एफ ई कितना होगा? एफ ई होगा वे सारे, आपको जो ई है उनके सारे एलिमेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ई अपने आप क्या हो जाएगा? सारे वाई, अब एक्स की जगह मैं वाई लिख रहा हूँ, सच दैट 0 लेस देन वाई लेस देन 16। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनपुट आप एक्स डालेंगे तो मशीन से आउटपुट एक्स स्क्वायर निकलेगा। इनपुट 0 डालोगे तो आउटपुट 0 निकलेगा, 1 डालोगे या 2 डालोगे तो 4 निकलेगा, 2.5 डालोगे तो 2.5 का स्क्वायर निकलेगा, 4 डालोगे तो 16 निकलेगा। तो हमारा जो ओरिजिनल सेट है उसमें 0 से लेकर के 4 तक के सारे नंबर हैं। तो इसको जब हम एक एक करके इनपुट डालेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? सबके स्क्वायर मिलेंगे, 4 का 16, 0 का 0, और क्योंकि बीच के सारे नंबर हैं इसलिए स्क्वायर में भी सारे नंबर मिलेंगे। और ऐसे हम उल्टा भी चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल इन्वर्स के लिए आप कैसे निकालेंगे? मान के चलिए इस बार मैं सेट जो जी ले रहा हूँ वो कौन सा ले रहा हूँ? सारे एलिमेंट ये ऊपर का ही वाई सच दैट 0 लेस देन वाई लेस देन 16। तो इसका इन्वर्स कितना होगा?
तो इन्वर्स का मतलब क्या है, मतलब वो क्या इनपुट दिए हमने जो आउटपुट हमें 0 से 16 के बीच मिले। तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, जो एफ इन्वर्स जी क्या होगा, एफ इन्वर्स जी क्या होगा, -4 लेस देन x लेस देन 4। वे सारे x, ऑल x सच दैट -4 क्या हो, इसमें माइनस भी आ गया, ये देख लीजिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर ई की इमेज एफ ई आई है तो एफ ई की इन्वर्स इमेज फिर से ई आ जाएगी, नहीं आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो कब आएगी उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में हम उस पर देखने वाले हैं कि कब आती है। अभी आप ये मान के चलिए अगर ई की इमेज, इस ई की इमेज एफ ई है, तो इस पर अगर आपने एफ इन्वर्स लगा लिया, ज़रूर नहीं आप ई में ही पहुँचे आप, और वो क्लियर है इस एग्जाम्पल से, और इसको देने का पर्पज़ यही था। एक और एक्सरसाइज जो आप लोग करके देखेंगे वो क्या है, एफ फिर से क्या है, ए से बी में कोई फंक्शन लेके चल लीजिए, और जी एच क्या मान के चलिए, दो सबसेट है। तो जब आप एफ इन्वर्स निकालेंगे जी इंटरसेक्शन एच का, वो उतना ही आए, वो कंटेंट आएगा। थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले कब इक्वल आएगा, इसमें सबसेट आएगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने का तरीका आपको पता ही है, कैसे हम सबसेट को प्रूफ करते हैं, कैसे दो सेट इक्वल होते हैं। पहले एक एलिमेंट पहले सेट का ले लो, उसको दूसरे का सबसेट दिखा लो, मतलब एक्स आप पहले एक्स से बिलोंगिंग टू ये वाला सेट ले लीजिए, और प्रूफ करके दिखाए कि एक्स इस सेट में भी बिलोंग करता है, मतलब इसमें बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और जब यही क्वेश्चन थोड़ी देर में इक्वलिटी का बन जाएगा, तो इक्वलिटी के लिए इतना तो होता ही है, आपको अब ये दिखाना होगा कि कोई एलिमेंट जो यहाँ है वो यहाँ भी होगा, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला इसका सबसेट होगा। बट इन जनरल इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, जो कि यहाँ पे क्लियर है। अब मैं कुछ और फंक्शंस, कुछ जो फंक्शंस होते हैं स्पेशल टाइप के फंक्शन, उनकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। मान के चलो आप एफ हमेशा फंक्शन है, सारी की सारी डेफिनेशन में एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले आता है इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। एफ इज इंजेक्टिव, एफ इज सेड टू बी, ये सेड टू बी है इंजेक्टिव। इसी का दूसरा नाम है वन वन। तो नाम से पता चल रहा है वन वन मतलब एक का एक, एक का एक, एक का एक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक एक क्या हो सकता है, जो डोमेन के दो एलिमेंट हैं उनकी इमेज के बारे में बात हो रही है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इफ़ अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 भी बराबर नहीं है fx2 के। तो इसको अगर हम सीधे लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कैसे, मैथमेटिकली ना बोलें तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, पहले की एक इमेज होगी, वो अब बाकी के किसी की इमेज नहीं हो सकती है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मान के चलो यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ मान के चलो यहाँ भी दो ही हैं, इसकी इमेज भी ये है, इसकी इमेज भी ये है, तो ये वन वन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की सेम इमेज है। वन वन होने के लिए इसकी जो इमेज है वो बाकी के किसी की नहीं हो सकती, ऐसे दूसरे की जो इमेज होगी वो बाकी के किसी की नहीं हो सकती। तो वन वन का यही रूल है, अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे डोमेन में तो इनकी इमेज भी अलग आएगी। और वन वन मैप को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैप या वन वन मैप भी इसका नाम, दोनों नाम चलते हैं इसके। दूसरा जो नाम है वो है सर्जेक्टिव मैप। तो मैं लिख रहा हूँ एफ इज सेड टू बी, सेड
टू बी सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, इंजेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। मैप को इंजेक्टिव मैप बोल दीजिए या इंजेक्शन बोल दीजिए सीधे, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैप पर हम फंक्शन की बात करें तो सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, मतलब कोई छूटता नहीं है, जो बी का है वो कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है। इफ एफ इज इक्वल टू बी, या इसी को आप सेट थ्योरेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को एफ इज इक्वल टू बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी बी बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू, देयर एग्जिस्ट ए भी लिखना चाहिए तो मुझे ए 2 बार लिखना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ इज इक्वल टू बी। ए का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्जेक्टिव मैप का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक एग्जांपल दिया तो ये सर्जेक्टिव नहीं हो सकती है। सर्जेक्टिव मैप का मतलब है कि जो ये दाईं साइड आपको कैपिटल पी दिख रहा है उसका कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। छूटा हुआ होने का मतलब हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। और तीसरी डेफिनेशन, एफ को हम, और इसको क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोल दो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या तो आप इसे क्या बोल दो, सर्जेक्टिव मैप या फंक्शन या सर्जेक्शन। और फाइनली आती है एक बाइजेक्शन। इफ एफ इज बोथ, इफ एफ इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, इफ एफ इज बोथ इंजेक्टिव and surjective, then F is said to be bijective। या बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दीजिए या बाइजेक्शन बोल दीजिए। तो इंजेक्टिव के लिए आपको प्रूफ क्या करना है, पहले मैं स्टार में लिख रहा हूँ। अगर आपको इंजेक्टिव प्रूफ करना है, टू प्रूफ इंजेक्टिव, आप ले लीजिए कि अगर कोई भी x1 x2 ले लीजिए, फॉर ऑल x1 x2 इन A, अगर इमेज सेम है तो इसका सीधा मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम है। प्रूफ ऐसे करेंगे आप, जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ करो ये क्या है, इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, ऐसे प्रूफ करने को गए। तो इंजेक्टिव के लिए आप प्रूफ क्या करेंगे कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, अगर उन पर इमेज सेम है तो वो 2 एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए। और ऐसे ही कोई फंक्शन सर्जेक्टिव होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ ऊपर पे लिख लिया है, ये आप कोई भी बी उठा लीजिए, उसके लिए एक एलिमेंट ढूंढ के दिखा दीजिए कि एफ इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। और अगर दोनों होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है फंक्शन बाइजेक्टिव है। किसी भी फंक्शन का जब आप ग्राफ ढूंढते हैं, मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में, फंक्शन का ग्राफ होता है और कैसे बनाते हैं हम उसे, आप x के पॉइंट इधर रखिए और एफ एक्स के पॉइंट इधर रखिए और उनको मिलाना स्टार्ट कीजिए तो ग्राफ बनता है। तो अब आप एक वर्टिकल लाइन खींच के देखिए, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, अगर इस लाइन ने आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट लिया तो आपका फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक मैपिंग है। जैसे पिछले लेक्चर में आया था कि मैपिंग भी हो सकता है। यूजुअली हम इस बात पे बहुत सीरियस नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमें पहले से ही पता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको ऐसा मिले कि वर्टिकल लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो तब ठीक है, 2 बार कर रही है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने पैराबोला सुना होगा, कुछ ऐसा दिखता है। तो आप एक वर्टिकल लाइन खींच के देख लीजिए,
तो वर्टिकल लाइन आपको आप सीधे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये तो एक मैपिंग है सिर्फ। तो इस तरह से मैं आप फंक्शन और मैपिंग में डिफरेंस कर सकते हैं, और ऐसा एग्जांपल आप ढूंढ सकते हैं जहाँ पे फंक्शन है कि नहीं है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान के चलिए हमारा सेट है ए, सारे रियल नंबर x बिलोंगिंग टू R, सारे रियल नंबर है x नॉट इक्वल टू 1, या R/1 भी लिख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। R-1, पिछला नोटेशन आपको याद होगा, 1 को हटा दिया आपने। और जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन 3x/x-1 है फॉर ऑल x इन ए। तो क्या ये इंजेक्टिव होगा क्या? क्वेश्चन। तो इंजेक्शन है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना है, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए x1 x2 बिलोंगिंग टू a सच दैट fx1 इक्वल टू कितना है, fx2 है। इसका मतलब 3x1/x1-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x2/x2-1। तो 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या आपको मिलेगा x1 टाइम्स x2-1 एक साइड, x2 टाइम्स x1-1 दूसरी साइड। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 इक्वल हो। कोई 2 रियल नंबर है x1 और x2, x1 कितना आ रहा है, x2 अगर x1 x2 इक्वल है तब तो हो जाएगा, अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। इन्वर्स फंक्शन को मैंने जैसे अभी बताया, कई लाइन का इन्वर्स नहीं भी निकाल सकता है, कई फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इन्वर्स ना आए। अगर हम इसी की रेंज निकालना चाहें, रेंज का मतलब अगर हम इनपुट सारा जो रियल नंबर का सिस्टम है सारा इनपुट दें हम उसे 1 को छोड़ के, तो हमें आउटपुट में क्या क्या मिलेगा रेंज में। तो मान के चलिए कोई भी पॉइंट है रेंज में y, तो y क्या होगा, 3x/x-1 होगा। होना चाहिए इतना। क्यों होना चाहिए? यही तो रेंज का मतलब होता है, किसी न किसी की इमेज है, और ये x क्या होगा, इसमें रियल नंबर होगा। इसको सॉल्व कीजिए आप सबसे पहले, तो आप आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y/y-3। मतलब 3 पर तो डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि अगर 3 हो गया तो फंक्शन x हमें कभी नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिल जाएगा। इसका मतलब रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ f कितनी होगी, सारे एलिमेंट सारे रियल नंबर सच दैट ये फंक्शन 3 वैल्यू कभी भी एज्यूम नहीं करेगा। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको बोलो, इन्वर्स फंक्शन को, ठीक है, अभी तक हमने जो डिफ़ाइन किया वो कैसे किया, फंक्शन को f को हमने a से b में डिफ़ाइन किया। और फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब वही था, एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं आप बेसिकली। तो इन्वर्स को आप उल्टा बना दीजिए। इसको लिखते कैसे हैं, अगर a कोई यहाँ होगा तो एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, b, और वो किस में होता है, b में। इन्वर्स कैसे दिखाते हैं, इन्वर्स अगर a f से कनेक्टेड है तो b a से किससे कनेक्टेड होगा, f इन्वर्स से। मतलब इसी को हम ऐसे लिखते हैं, f इन्वर्स b इक्वल टू a, अगर डिफाइन है। और ये होता है इफ एंड ओनली इफ। अगर
ए कोई एलिमेंट है कैपिटल ए का, तो एफ ए इक्वल टू बी है, तो एफ इनवर्स बी को हम ए भी लिखते हैं, वही उसी का उल्टा है। पर हमेशा जो है इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं भी होता है, तो इसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा ना हमने, इसके लिए मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, ये फंक्शन है बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो वो वाला केस अराइज ही नहीं होगा जो थोड़ी देर पहले हुआ था। बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। कौन सा केस अराइज नहीं होगा, ये वाला जहाँ पे हमने कहा था कि कंटेनमेंट होता है। बाइजेक्टिव में एक ही इमेज एक ही होता है, हर किसी की एक इमेज होती है, इसलिए सीधे इन्वर्स निकल जाता है। बी की भी एक ही इमेज होगी, इन्वर्स इमेज की जो हम एफ इन्वर्स की बात कर रहे हैं एक ही होगी, और ए की भी एक ही इमेज होगी। इसी तरह से आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ सकते हैं। ये आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं क्विक, फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करें। कंपोजिशन आपको पता है, मैं अगर फिगर बना करके दिखाऊं, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन मान के चलो, पहला सेट ए है, पहले फंक्शन ने हमें ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने किया था दूसरे फंक्शन पे भेज दिया, फिर यहाँ से दूसरे ने ये कैपिटल बी पे भेज दिया, कहीं इधर भेज दिया, कैपिटल सी पे भेज दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं इन दोनों के कंपोजिशन ने हमें डायरेक्टली ए से सी तक भेजा, मतलब एक कदम उठा के हम बी पे गए, बी कदम, फिर एक कदम उठाए सी पे गए, तो फिर दो कदम उठा के ए से सी पे गए। तो इसको हम लिखते हैं जी कंपोजिशन एफ। एफ कंपोजिशन जी मत लिख लीजिए आप इसे, क्यों नहीं लिख सकते हैं, उसका रीजन है, जी कंपोजिशन एफ जो ऑपरेट होगा वो एक्स पे ऑपरेट होगा, डोमेन ए के एलिमेंट जो कि डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि एफ जो है इनपुट ए के एलिमेंट लेगा, एफ बी के एलिमेंट आउटपुट में देगा। तो जब आप जी कंपोजिशन एफ ऑपरेट करते हैं तो पहले इस एफ को ऑपरेट करेंगे आप एक्स पे, तो वो मीनिंगफुल है क्योंकि एफ इनपुट कैपिटल ए से ले रहा है और आउटपुट बी में देगा, और जी इनपुट बी का एलिमेंट ले रहा है, इसलिए ये मीनिंगफुल है। अगर आप इसे जी कंपोजिशन एफ के बजाय एफ कंपोजिशन जी लिखेंगे, इसका मतलब ये इनपुट कहाँ से ले रहा है, बी से ले रहा है, क्योंकि आपने एफ कंपोजिशन जी कर दिया ना। अब जी को तो इनपुट कहाँ के चाहिए, बी के चाहिए, तो एफ कंपोजिशन जी भी इनपुट कहाँ से ले रहा है, बी से ले रहा है, जो कि ट्रू नहीं है क्योंकि हम इनपुट लेकर के यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर एफ एक फंक्शन है ए से बी में एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ए की ए मान के चलो पूरा ऐसा है, ऐसा पूरा भरा हुआ है, तो रेंज हो सकता है ना भरी हुई ना हो, इतनी हो, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि ऑन तो होगा ही होगा, और इसकी रेंज और छोटी हो सकती है। तो कंपोजिशन कब कर पाएंगे आप, फंक्शन का रूल है कि डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब इसका तो इतना ऊपर का खाली है, इसलिए जब इस जी को डिफाइन करें हम, तो एफ़ की जो रेंज है, एफ़ की रेंज इतनी है, इसको हम जी का डोमेन मान के चलते हैं, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। विद रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, अगर ये है तो कंपोजिशन हो जाएगा, और हम डोमेन ऑफ जी को पूरा मान सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा बी अगर डोमेन नहीं निकला तो फंक्शन में फिर कई एलिमेंट जी बी से नहीं होगा, फंक्शन जी उस सबसेट से होगा फिर फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ एफ के इक्वल है। पर हम सीधे इसको बी के इक्वल मान के चलेंगे, जिससे डोमेन में कोई दिक्कत करी नहीं। देन द कंपोजिट फंक्शन, द कंपोजिट है ये फंक्शन जी कंपोजिशन एफ। ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे, ये एक फंक्शन है, इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, डिफाइंड, कैसे डिफाइंड है, जी कंपोजिशन एफ जो है सीधे ए से इनपुट लेगा
जो कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और ये नहीं होता है, और सीधे आउटपुट सी का देगा। मतलब ये ऑपरेट कैसे होगा, सबसे पहले एफ एक्स ऑपरेट होगा, ठीक है। जब आपको एफ एक्स मिल गया तो एफ एक्स आपको यहीं कहीं मिलेगा बी में, और बी के एलिमेंट को जी क्या लेगा, एज ए इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। ऐसे डिफाइन होता है फॉर ऑल एक्स। इसे कहते हैं फंक्शन का कंपोजिशन। थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप मान के चलो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन उनको बोलते हैं जिनके लिए कैपिटल बी जो ऊपर है हमने डिफाइन किया हुआ है ये, और सब जगह डिफाइन कर रहे हैं, जिसे हम रेंज बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू रियल लाइन हो या रियल नंबर्स हो। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, 3x है, और जी एक्स इक्वल टू कुछ भी मान के चलिए 2x² - 1। अब ऑर्डर देखिए आप, तो सबसे पहले डोमेन क्या है जी का, रियल नंबर है। रेंज ऑफ एफ क्या होगी, पूरी रियल नंबर होगी, क्योंकि जो एफ एक्स इक्वल टू 3x है वो पूरे रियल लाइन को फिर से रियल लाइन पे ही मैप करती है, ठीक है। रेंज ऑफ एफ कितनी है, पूरी रियल लाइन है 3x, और डोमेन ऑफ जी भी क्या है, रियल ना, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी भी रियल नंबर है, क्योंकि हम दोनों को कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, आर से आर में। तो जी कंपोजिशन एफ एक्स कितना होगा, किसी पॉइंट पे जी कंपोजिशन एफ एक्स कितना होगा, सबसे पहले एफ एक्स ऑपरेट करेगा, उसके बाद जी ऑपरेट करेगा। तो जैसे एक्स ऑपरेट करेगा तो एक्स 3x कर देगा उसे, और जी ऑफ 3x कितना होता है, 2 टाइम्स 3x² - 1 मीन्स 18x² - 1। और एफ कंपोजिशन जी कैसे करेंगे, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ आपने कर दिया, तो जहाँ पे भी एफ कंपोजिशन जी है मैं सीधे उसकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जब आप एफ कंपोजिशन जी वाले ऑर्डर में आप किसी पॉइंट एक्स पे करोगे, यहाँ पे ध्यान देना जी भी क्या है, आर से आर में ही है, मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। तो इसलिए जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन आप दोनों सेंस रखते हैं। जहाँ पे भी ये डिफाइंड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले जी एक्स ऑपरेट होगा और उसकी एफ इमेज निकलेगी। मतलब एफ इमेज किसकी निकलेगी, जी एक्स की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, जी एक्स कितना होता है 2x² - 1, और f2x² - x कितना होगा 3 टाइम्स 2x² - 1। क्यों, क्योंकि f सिंपली किसी भी फंक्शन को 3 गुना कर, किसी भी इनपुट को 3 गुना आउटपुट करके दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6² - 3। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। एफ कंपोजिशन जी जब भी आएगा तो 18x² - 1 होगा। इसको अब आप कैसे कर सकते हैं, कोई एक पॉइंट 1 पे वैल्यू निकाल के देख लीजिए। फॉर एग्जांपल x = 1 रखिए। जैसे आप x = 1 रखोगे, आप देखिए जी कंपोजिशन f कितना आ रहा है और f कंपोजिशन जी कितना आ रहा है, आप देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पर जी कंपोजिशन f जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, f कंपोजिशन f टेस्ट कर रहे हैं, तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल रहिए फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, क्योंकि कई इसकी डोमेन में से कई पॉइंट हट जाएंगे, कई रेंज, क्योंकि जैसे अभी हमने किया ना, जो फंक्शन x² था, तो जैसे इन्वर्स किया उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए। थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया था ये x² वाला इन्वर्स, जब ई से एफ ई पर गए तो आप वही रहा 0 से 16 तक, लेकिन उल्टा आए तो -4 to +4 आ गया, इंटरवल ही डबल हो गया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है फंक्शन का, और स्क्वायर ऑफ फंक्शन में एक दिक्कत रहेगी, जैसे आप स्क्वायर रूट ढूंढेंगे तो प्लस भी आएंगे माइनस भी आएंगे। मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ, इस रिजल्ट को आप याद रखिए एज ए थ्योरम, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। एफ कोई मैप है ए से बी में,
जी कोई मैप है बी से सी, या फंक्शन है, मैप बोलना गलत है, फंक्शन बोलिए, क्योंकि हमारे पास केवल फंक्शन ही फंक्शन होंगे। तो आप ध्यान रखना एच सबसेट है। देन यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। जो जी ओ एफ इन्वर्स होगा, क्योंकि इस फंक्शन का अब इन्वर्स निकाल सकते हैं हम। जी ओ एफ कहाँ से कहाँ ऑपरेट करेगा? जी ओ एफ आपको ए से सीधे सी में ले जाएगा, एफ आपको ए से बी में ले गया, जी आपको ए से सी में ले गया, तो जी ओ एफ आपको सीधे ए से सी में ले जा देगा। इसलिए जी ओ एफ इन्वर्स आपको सी से वापस पहले वाले ए में ला देगा। तो जब आप इसको सी पे ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एफ इन्वर्स की जी इन्वर्स इमेज। सी नहीं, हमने सबसेट एच लिया है, तो एच की बात कर सकते हैं आप। एक सेकंड, यहाँ पे एच लिख लीजिए, मतलब रिवर्सल हो जाता है, फंक्शन के ऑर्डर की अदला बदली हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो आगे हम कुछ और अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शन देखेंगे, फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन कैसे होता है और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, उसको थोड़ा एक बार देखेंगे, फिर हम आगे रियल एनालिसिस का कोर्स करेंगे। थैंक यू।